बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स बीएस प्रोग्राम में, मैकेनिक्स 1 में। और आज इसका लेक्चर नंबर क्या होगा? 1 होगा। ये जो चैप्टर है बड़ा इजी सा चैप्टर है जो वर्क, पावर और एनर्जी से मुतल्लिक है। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्क का, और उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास होगा वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। दूसरा क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले हमसे ये सवाल पूछेगा कि ये कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। तो एक ऐसी फोर्स जो पोजीशन की तब्दीली की वजह से, टाइम की तब्दीली की वजह से या वेलोसिटी की तब्दीली की वजह से उसमें कोई तब्दीली ना हो, वो खुद चेंज ना हो, तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ फोर्स अप्लाई करना ही वर्क है? तो जवाब है नहीं। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस अप्लाई के नतीजे में बॉडी के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट हो जाए, बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो देन हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो देयर इज नो वर्क। एक तो कंसेप्ट ये ज़हन में रखेंगे। और जो हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर नतीजे में अगर बॉडी हमारा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स तय करती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तय करती है, इट इज़ द मैक्सिमम वर्क। लेकिन अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता तो फिर ये वर्क मैक्सिमम नहीं हो सकता। हमने इन चीज़ों को आज देखना है कि क्या चीज़ इसमें स्टडी करना चाहते हैं। एक शख्स अगर फ़र्ज़ करें सुबह से एक जगह बैठ के पढ़ता रहा है या स्टडी कर रहा है, तो क्या वो वर्क नहीं कर रहा? एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, क्या वो वर्क नहीं कर रहा? तो जवाब इसका ये कि वो वर्क है। लेकिन ज़रा क्लियर कीजिएगा कि हम फिज़िकल वर्क को पढ़ते हैं जिसको हम मैकेनिकल की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। लेकिन जो आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ये तिलावत कर रहे हैं, तो ये जो वर्क होगा ये आप लोगों का मेंटल वर्क होता है, इसको फिज़िकल वर्क नहीं कहते। तो याद रखें, हम इस फिज़िक्स में जिस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फिज़िकल वर्क है। उसके मुताबिक ये है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करती है, इससे वर्क हासिल होता है। तो बेसिकली वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर क्वांटिटी आए तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जो कि आपने एफएससी में नॉर्मली पढ़ा हुआ है। तो उसी के मुताबिक अब डिस्क्राइब करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज कॉल्ड क्या होगा? वर्क। दैट इज कॉल्ड एफ डॉट डी। हम इसे लिख सकते हैं एफ डी कॉज फाई। फाई इज़ द एंगल बिटवीन द एफ एंड क्या है? डी। लेट्स से अगर एक बॉडी इस समत में मूव करना चाहती है, ये उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और इस समत में क्या अमल कर रही है? कोई फोर्स। तो यहाँ एक एंगल पैदा, उस एंगल को क्या पढ़ेंगे? फाई। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं एफ डी कॉज फाई। ये जो एफ है इसको कॉज फाई के साथ लिखेंगे। जैसा कि बेटा फोर्स के यहाँ से कंपोनेंट बनाएंगे तो ये कौन सा कंपोनेंट फोर्स का बनेगा? एफ एक्स। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? एफ वाई। ये जो एफ एक्स कंपोनेंट है ये किसकी डायरेक्शन के अंदर बनता है? डी। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि एफ कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, इट विल डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशंस ऑफ थीटा। तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्क एंड मैक्सिमम वर्क। कहाँ पॉजिटिव और मैक्सिमम होता है? तो जब थीटा की कीमत ग्रेटर देन 0 होती है एंड लेस देन 90 होती है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज जो कि पॉजिटिव होता है तो वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ और डी एक ही सिमत के अंदर हो और थीटा की कीमत या फाई की कीमत 0 डिग्री की हो तो देन ऐसी सूरत में वर्क की कीमत क्या होगी? पॉजिटिव, चूँकि काज 0 1 है और ये मैक्सिमम कीमत है, तो ये पॉजिटिव होने के साथ साथ मैक्सिमम वर्क भी होगा। इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव भी है, मैक्सिमम के ऊपर है। 0 से लेकर 90 से कम एंगल तक पॉजिटिव तो है मगर मैक्सिमम नहीं है। आगे चलते हैं। 0 वर्क, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इस तरीके से अप्लाई की जाए कि एंगल 90 डिग्री का क्रिएट हो। फर्ज कर एक बॉडी इधर मूव करना चाहती है, हम ऊपर से नीचे दबा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यूँ है, फोर्स यूँ अमल करती है, तो एंगल कितनी डिग्री का? 90 का। ऐसे सूरत में वर्क क्या होगा? 0। इसको हम 0 वर्क कहेंगे। तीसरे नंबर पर हमारी डेफिनेशन आती है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क बुनियादी तौर पे जब थीटा की कीमत को हम 90 से इंक्रीज करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। इसी 180 से इंक्रीज करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो थर्ड जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई तो नहीं होता लेकिन लिख दिया जाता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, वर्क क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड के अंदर भी वर्क कॉज नेगेटिव, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये कि अगर थीटा की कीमत ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 270 है तो वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव। हाँ, थीटा 180 के ऊपर ये वर्क नेगेटिव
नेगेटिव मैक्सिमम यानी मोर नेगेटिव होगा, बिकॉज वहाँ cos 180 की कीमत होती है -1 और ये -1 इन द केस ऑफ नेगेटिव एक मैक्सिमम वैल्यूज को शो कर रहा होता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। वर्क इन द डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने सेपरेट किया, आपकी बुक्स के अंदर भी मौजूद है कि फ़र्ज़ करें अगर आप 2 या 4 या 5 डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में खड़े हैं, मसलन एक इनर्शियल फ्रेम ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, 4 इनर्शियल फ्रेम है। लॉ ये कहता है कि चारों इनर्शियल फ्रेम के अंदर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम होगी इफ़ वी मेजर फ्रॉम द डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। हम किसी 5 फ्रेम्स के खड़े होकर उसको मेजर करेंगे तो इन चारों के अंदर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर 5 फ्रेम के अंदर खड़े होकर इन चारों फ्रेम के अंदर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, तो फोर्स बेशक कांस्टेंट रहती है मगर चूंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, लिहाजा उस 5 फ्रेम के अंदर खड़े होकर इन चारों इनिशियल फ्रेम के अंदर अगर हम वर्क को मेजर करेंगे तो इट गिव्स द डिफरेंट वैल्यूज ड्यू टू द डिफरेंस वैल्यूज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये वो मैंने मेंशन कर दिया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन सेम इन द डिफरेंट इनिशियल फ्रेम। इसके बाद बट डिस्प्लेसमेंट आर नॉट सेम, सो द वर्क इज आल्सो डिफरेंट। वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये फ्रेम के लिहाज से है। आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होती हैं। तो यूनिट्स ऑफ वर्क जो एसआई सिस्टम में पढ़ता हूँ उसे जॉल पढ़ा जाता है। इसका सिंपल ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी किसी भी साइज़ के ऊपर है, अगर उस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है 1 मीटर, तो देन अमाउंट ऑफ वर्क ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 1 जॉल, यानी 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जॉल। लेकिन अगर उसी बॉडी के ऊपर हम एक डायन फोर्स अप्लाई करते हैं, ये डायन फोर्स की यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम में पढ़ी जाती है। सीजीएस सिस्टम अगर एक डायन फोर्स अप्लाई करती है और बॉडी 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करती है, देन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 अर्ग, व्हेन अर्ग इज इक्वल टू डायन मल्टीपल क्या होगा, सेंटीमीटर। तीसरा है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 पाउंड, हम पाउंड को LB से लिखते हैं, ये LB सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पाउंड का, तो बॉडी 1 फुट का फासला तय करती है, तो फुट पाउंड ही इसकी क्या है, यूनिट है। तो वर्क की 3 यूनिट होंगी, जॉल एसआई सिस्टम में, अर्ग सीजीएस सिस्टम में और फुट पाउंड की सिस्टम के अंदर होगी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। अब इनको अगर कंपेयर करें तो 1 जॉल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, सारे जॉल बड़ा है उसका कम है, और इसके अंदर 1 जॉल में कितने फुट पाउंड होते हैं, 0.7376, ये हमारे पास क्या होता है, उसमें फुट पाउंड होंगे। तो ये हमारा पहला हिस्सा था जिसमें हमने वर्क डन बाई क्या पढ़ा था, कांस्टेंट फोर्स। अब हम बेटा देखना चाहते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इसके फिर 2 हिस्से हैं, एक 1 डायमेंशन और एक क्या है 2 या 3 डायमेंशन। तो पहले हम किसको पढ़ना चाहते हैं, 1 डायमेंशन। फिर पहली वही बात, वेरिएबल फोर्स क्या है, तो ऐसी फोर्स जो पोजीशन की वजह, तब्दीली की वजह से या टाइम की चेंज की वजह से या उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज होती है तो फोर्स चेंज हो जाती है, ऐसी फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। हमने यहाँ जो फोर्स ली है वो पोजीशन डिपेंडिंग फोर्स है। इफ़ द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, अगर एक्स एक्सिस पे सिग्नल करेगी तो 1 डायमेंशन होगा, वाई एक्सिस भी होगी फिर 1 डायमेंशन, जी एक्सिस होगा फिर 1 डायमेंशन, मगर एक्स वाई प्लेन में जाएगा फिर क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन। सो द डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो वो जो फासला बॉडी तय कर छोटे छोटे पार्ट में से यहाँ से लेकर बॉडी यहाँ एक्सिस पे मूव करती है, हम इस छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। एक छोटा टुकड़ा डेल्टा एक्स है, फिर डेल्टा एक्स है, फिर डेल्टा एक्स है, फिर डेल्टा एक्स है। पहले डेल्टा एक्स में फोर्स की कीमत F1 है, दूसरे में F2 है, तीसरे में F3 है, चौथे में F4 एंड सो ऑन क्या होगा Fn। इस तरीके से हमें डिवाइड करके छोटे छोटे हर पार्ट को डेल्टा एक्स के बराबर लिखा और हर के अंदर फोर्स क्या है 1 2 3 4 5 सो ऑन। सो जो फर्स्ट टुकड़ा होगा उसका वर्क कितना होगा, तो हम लिखेंगे W1 F1 डेल्टा एक्स1 फिर F2 डेल्टा एक्स3, फिर हर टुकड़े का वर्क अलग निकालेंगे। जब वेरिएबल को हम डिवाइड कर लेते हैं तो आसानी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब कोई चीज़ वेरी कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ कीमत है लेट से 10 और यहाँ ये कीमत जाके हो जाती है 5, तो हम 10 पुट करें या 5 पुट करें तो टोटल तो नहीं लिख सकते। फिर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं। इतना छोटा पार्ट बनाते हैं जिसमें फोर्स की एक कीमत रहती है, मसलन यहाँ 10 है तो अगले टुकड़े के अंदर हो सकता है 9 हो, अगले टुकड़े के अंदर हो सकता है 8 हो, अगले टुकड़े में क्या हो 7 हो। ये जो टुकड़े के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड तकरीबन क्या ली जाती है, कांस्टेंट। इस लिहाज से जब हर टुकड़े का वर्क लेंगे फिर सारे वर्क को हम ऐड कर लेंगे, फिर F1 डेल्टा एक्स1 F2 Fn डेल्टा एक्सn, फिर ये सब में से F1 F2 में से डेल्टा एक्स को क्या ले लेंगे कॉमन, तो 1 से लेके n तक फोर्स आ जाएगी। ये जो फोर्स है इसको समेशन के अंदर लिखें Fn इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अगर बेटा ये जो डेल्टा एक्स टुकड़े हैं
ये इनिशियल पोजीशन लेके फाइनल पोजीशन तक महदूद तादाद का दरों गिनती किए जा सकें, फिर समेशन इस्तेमाल किया जा सकता। मगर आप ये टुकड़े इतने छोटे लेते हैं दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर ये छोटे छोटे पार्ट काउंटेबल नहीं होंगे, तो फिर हम इस पर लिमिट लगाएंगे। और मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक जब समेशन पे लिमिट लग जाती है तो सिग्मा सिग्मा नहीं रहता, समेशन समेशन नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्रल में। थोड़ा सा समझाता जो कि ये जो इंटेग्रल की अलामत होती है ये बेसिकली समेशन ही है, मगर फ़र्क ये है कि अगर लामहदूद तादाद में छोटे छोटे पॉइंट्स को काउंट किया जा रहा है तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं। अगर महदूद तादाद के अंदर वो गिनती हो सके तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, समेशन। आप देख सकते हैं एफ एन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसी के ऊपर लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो समेशन एफ एन डेल्टा एक्स। अब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इंटीग्रल में, फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, और एफ की जगह क्या आएगा, एफ इंटू क्या होगा, डी एक्स। जब इंटीग्रल लिखते हैं तो यहाँ हमेशा डेरिवेटिव डेल्टा कंप्लीट डेरिवेटिव डी एक्स में शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन केसेस। ठीक है, अब इसी के साथ बिल्कुल लिंक करते हुए इस हिस्से में आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि टू डायमेंशंस वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, इसमें 3 भी पढ़ा जा सकता है, हम दोनों पढ़ेंगे। तो व्हेन ए पोजीशन डिपेंडिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट मूव इन द कर्व पाथ, यानी ऐसे बॉडी कर्व पाथ मूव करती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई के दरमियान ये एक्स वाई प्लेन बन जाती है। ठीक है, दो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस, जब डेल्टा से लिखते थे तो लॉन्ग एक्सिस, डेल्टा वाई लिखेंगे लॉन्ग वाई एक्सिस, डेल्टा जी लॉन्ग जी एक्सिस, डेल्टा एस लॉन्ग एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन सॉरी। तो अब लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट क्या होगा, डेल्टा एस, यानी पहले एफ डेल्टा एक्स लिखते थे। अब उसी को अगर हम छोटे छोटे काउंट्स में लेते हैं तो हम समेशन भी लिख सकते हैं, और टुकड़े अगर हम इतने छोटे हैं, जब ये मैंने समझाया तो डेल्टा से अप्रोचेस टू जीरो, और अगर टुकड़े ज़्यादा छोटे हो तो आप उनको इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो एफ डॉट डी एस, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है, डी एक्स की जगह सिर्फ डी एस लिखा गया है। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं एक्स आई एफ डी एस इंटू कॉस फाई, ये वो वर्क होगा जो कि 2 डायमेंशंस में होगा। अच्छा, 2 डायमेंशनों को एक्सप्रेस कर लेते हैं कैसे, एफ के कितने कंपोनेंट हमारे पास आएंगे, 2, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जी, डी के कितने कंपोनेंट आएंगे, डी एक्स आई डी वाई क्या होगा जी। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का असूल, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स फिर एफ वाई इंटू डी वाई, ये 2 डायमेंशन के हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें 3 डायमेंशन लिखना हो तो इस एफ के 3 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ सी के। डी एस के कितने कंपोनेंट हैं, 3, डी एक्स आई डी वाई जे डी सी के, ये 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम। अब जैसे यहाँ एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, तो यहाँ भी ऐसे एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, और जी को जी के साथ। अब यहाँ देखें एफ एक्स डी एक्स, फिर एफ वाई डी वाई, फिर एफ सी डी सी, ये जो इंटीग्रल है ये सबका पहले मौजूद है। हम चाहें तो इस इंटीग्रल को सेपरेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में दिखा दें ताकि लगे कि ये सबका इंटीग्रल है। अब आप सेपरेट करें, इसका इंटीग्रल भी आएगा, इसका इंटीग्रल भी आएगा, इसका ये होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग क्या होगा, जी एक्सिस, इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने वर्क डन को स्टडी किया, और ये वर्क आज का था बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड बाय क्या है, वेरिएबल फोर्स। हमने दोनों हिस्सों को आज डिस्क्राइब किया है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।